अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक वाला ही है जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखे थे वो हमने कहा था कि यूजुअली वो सेल के बाहर होते हैं और मतलब उनको ऑर्गेनेलीज कंसिडर नहीं किया जाता था। ऑल्दो के साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर होता है लेकिन फिर भी उनको ऑर्गेनेलीज कंसिडर नहीं किया जाता है। अब आज हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करने वाले हैं और रोजाना के हम लोग दो ऑर्गेनेलीज या तीन स्टडी करेंगे क्योंकि आई गेस 8 या 9 ऑर्गेनेलीज हैं, तो 2 या 3 करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब आज का की पहली ऑर्गेनेली हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे और दूसरा है राइबोसोम्स। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी कि एक तो ये है कि इन्होंने खुद ही फंक्शन, हर ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन खुद अपना होता है और उन्होंने खुद ही परफॉर्म करना होता है और हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखना है कि हर एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर कैसा होता है और साथ में वो फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से उनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेली, सिंगल सेल के अंदर डजन ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सिर्फ हम लोगों ने स्टडी मेजरली 8 या 9 करनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में मेजरली यही है और मेजर जो फंक्शंस जो सेल के होते हैं वो यही परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है ऑर्गेनेलीज की जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब पहला हमारी ऑर्गेनेली आ जाती है जो मेजर ऑर्गेनेली है। कह लें कि आपको मैंने पीछे भी इतनी, अगर मैंने सेल की जो डायग्राम बनाई थी उसमें न्यूक्लियस में लाजमी बनाती थी। इसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी देखा था कि जब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते थे तो सिर्फ न्यूक्लियस की बेसिस पे करते थे और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बेसिस पे करते थे। न्यूक्लियस की बेसिस में इस तरह से करते थे कि वो, अब मैं आपको बताती हूँ क्या उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता था। ठीक है, तो आज हम लोग यही स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों ने देखा था कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता। अब यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल्स भी आ जाते हैं, प्लांट सेल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस को तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल्स की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये इनकी काफ़ी कह लें कि बॉडी के अंदर जो फंक्शंस अकर होते हैं वो काफ़ी रिजेम्बलेंस इनकी एनिमल्स के साथ ही होती है। इसलिए बायोलॉजी में एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस को भी कंसिडर किया जाता है, सेपरेटली ह्यूमंस को स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस में भी देखें तो ह्यूमंस के जो सेल्स होते हैं उनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लोकेशन पहले बता रहे हैं कि न्यूक्लियस असल में सेल्स के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में देखें तो न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में होता है। जो मेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, यानी कि अभी इमेच्योर नहीं है प्लांट सेल्स, यानी जो अभी अभी न्यूली ग्रो किए उनकी बात नहीं हो रही। जो मेच्योर हो चुके हैं प्लांट सेल्स उनके अंदर जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा सा साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता, क्योंकि उनके सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में मैंने बताया हुआ है कि सबसे आउटर लेयर मैंने सेल वॉल बनाई है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर ये न्यूक्लियस है, ये थोड़ा साइड में है और सेंटर में क्या है, वैक्यूल बनाया हुआ है। इस तरह से ये प्लांट सेल होता है। ठीक है, ये मैंने एक प्लांट सेल ड्रॉ किया है। आपकी बुक में
हर एक पर्टिकुलर चीज की डायग्राम नहीं बनाई हुई और बहुत ज्यादा आपकी बुक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम्स बनाई हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से बना के दिखा रही हूँ कि आपको सारी समझ आ जाए। और पेपर में भी आपने यही सिंपल ड्रॉ करनी है, आपको बुक वाली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस की बात करें तो अब स्ट्रक्चर बताने लगी हूँ। न्यूक्लियस का लोकेशन हम लोगों ने स्टडी कर ली कि न्यूक्लियस की कहाँ होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपसे मैं ये और सेल ऑर्गेनेलीज आपको मैं पढ़ा रही हूँ। एंड पे जब हम लोग सारी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज में डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी थी और कौन सी ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। ये अब आपने गौर खुद करना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं और किस किस ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द प्रेजेंट नहीं है, ये आपने खुद देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। अब न्यूक्लियस का मैं आपको बताऊं तो इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको कहा था कि एक तो उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, साथ में उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। यही मेन रीजन है, इस वजह से उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर उनके न्यूक्लियस के बाहर कोई एनवेलप ही नहीं है। इसलिए उनका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, सॉरी न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो उनका फ्लोट करता रहता है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट जिसके अंदर वो बाउंड रह सके, ठीक है। पहली कैटेगरी तो ये आ गई कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किस तरह से डिफरेंशिएट हुए कि उनके इर्द गिर्द क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और इस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है, या इस तरह से ये एक्ट करती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मैंने बताया था ना, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होती है या बैरियर वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलाउ करता था कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने में और कुछ को वो ब्लॉक कर देता था, ताकि मेंटेनेंस रह सके कंपोजिशन की, सेल की कंपोजिशन की मेंटेनेंस रह सके। सेम इसमें भी यही केस है कि जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है इसमें भी कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या कहते हैं? ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको बनाते हैं कि इस तरह से ये भी न्यूक्लियस के अंदर की जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी उनके अंदर आइंस वगैरह प्रेजेंट होती है उसकी कंपोजिशन को क्या कहते हैं? मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये भी होती है। ये दोनों का एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में, ठीक है, कि कौन कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारे आपने कंपोनेंट्स इस न्यूक्लियस के याद रखने हैं। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये क्या कौन सा कंपोनेंट होता है और ये कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, जिसे हम एक तरह से न्यूक्लियस कहते हैं, उसको वो फ्लूइड कौन सा होता है? वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं, या फिर और साथ में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोलाई जो होते हैं उसको अगर सिंगुलर लिखा जाए तो वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अगर एक प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस है, अगर एक या दो प्रेजेंट है तो क्या होंगे? न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
सिंगुलर क्या होगा, सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, वो क्या होगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक डार्क स्पॉट की तरह का होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और ये वो वाली साइट होती है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, और साथ में ये असेंबल इस तरह से होते हैं कि वो फर्दर आगे राइबोसोम्स बनाते हैं। ये वाली वो साइट है जहाँ पे क्या होना होता है कि राइबोसोमल जो आरएनए होता है ना, राइबोसोमल आरएनए वो बनता है, और उसके बाद उनकी असेंबली होती है। असेंबली के बाद क्या कहते हैं, वो राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जब राइबोसोम्स बनते हैं फिर आगे वो फर्दर निकलते हैं, फिर आगे एमआरएनए से मैसेज ट्रांसफर होता है, फिर टीआरएनए में ट्रांसफर होता है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है प्रोटीन की सिंथेसिस का। सिर्फ इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बन रहा है, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। इधर राइबोसोमल आरएनए बनेगा और असेंबली होगी, राइबोसोम्स यहाँ पे क्या होंगे, वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, कहाँ से वो ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता है। तो ये सारा कुछ, ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि न्यूक्लियोलस में क्या करना है, राइबोसोमल आरएनए बनना है, और उन्होंने असेंबल होकर क्या करना है, राइबोसोम्स बनने हैं। और राइबोसोम्स इटसेल्फ एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, ऑर्गेनेली है जो कि क्या कर रही है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बन रही है, ठीक है। और फिर राइबोसोम्स ने आगे फर्दर क्या करना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। इससे अगला जो हम ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियोलस। अब अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये विजिबल होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। जब सेल की डिवीजन होती है ना, तो फिर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स आगे फर्दर डिवीजन होती हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये जो सारी डिवीजन होती है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। सेल्स की जितनी भी डिवीजन होती है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। हम लोगों ने सेल थ्योरी में अभी लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सेल्स जो है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यही पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि सेल्स पिछले सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज उनसे होते हैं। वो किस तरह से होती है, सेल की डिवीजन होती है। और सेल की डिवीजन कहाँ पे होती है, असल में न्यूक्लियस के अंदर होती है। और न्यूक्लियस के अंदर कब होती है, किस तरह से होती है, उसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और ये किस तरह प्रॉपर पूरा सेल साइकिल चलता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल साइकिल का ही एक फेज बताया हुआ है कि इंटरफेस में क्या होता है कि थ्रेड लाइक फॉर्म होती है पूरी न्यूक्लियोलस में, उसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और फिर बाद में उसी क्रोमेटिन ने क्या करना होता है, कंडेंस होना होता है, मतलब सुकड़ना होता है, और फिर क्रोमोसोम बनाना होता है, ठीक है। ये पूरा सेल साइकिल का एक फेज होता है, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होती है सेल साइकिल की, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये पूरा सेल साइकिल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया यूकेरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ये तो आपको पता है। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स सिर्फ डीएनए से मिलके बने होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ डीएनए से मिलके बने होते हैं। और इसके अलावा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में वो होता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड हुआ होता है। मैंने अभी बताया ना कि वो एक तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है ना, वो फ्लोट कर रहा होता है। मैं आपको इधर डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, सपोज कर लें ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इसकी फर्दर आगे अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो ये डीएनए है, ठीक है,
ये अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सबमर्ज्ड हुआ है, और साथ में ये क्या है, फ्रीली फ्लोट कर रहा है। इसके इर्द गिर्द कोई मैंने मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलप नहीं बनाई, कोई न्यूक्लियर एनवेलप इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये मैंने बैक्टीरिया बनाया, इसके बाहर एक सिलिया या फ्लैजेला भी होता है। ठीक है, खैर अभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किस तरह स्ट्रक्चर होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया। अच्छा, अब हमने ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो इस डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस अभी जो मैंने आपको बताया है ना, न्यूक्लियोलस क्या होता है, डार्क स्पॉट होता है जहाँ पे क्या होना है, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है और राइबोसोम्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये जो बाहर मैंने बनाया है ये है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या है, न्यूक्लियर पोर्स, जिधर से क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे इसे एक्ट करना होता है और मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला जितना भी हिस्सा है ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में मैंने बताया ये दो चीजें होती हैं, एक तो क्रोमेटिन होता है और एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब ये जो थ्रेड लाइक जो कंपोनेंट है ये है, इस वक्त ये एक क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्या है, इस वक्त ये एक क्रोमेटिन है। अभी इसके अंदर सेल की डिवीजन नहीं हो रही। जब इसके अंदर सेल की डिवीजन होगी तो ये क्रोमोसोम्स बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरे कंपोनेंट्स है। ये सिर्फ मैंने न्यूक्लियस की डायग्राम बनाई है, मैंने पूरा सेल नहीं बनाया। ठीक है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर। पेपर में सिर्फ आप यही डायग्राम बना लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आती है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्रेनुलर इसका स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि ग्रेन्स की तरह जिस तरह उनकी शेप होती है ना, इस तरह से इनकी शेप होती है। ठीक है, अब ये छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो ये फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ ये बाउंड हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेली है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, इस डायग्राम से आप देखें, ये मैंने अंदर न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, इसके बाहर ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। अब न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा है ना कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होनी है। अब जब राइबोसोम्स की सिंथेसिस होगी, वो जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आगे अटैच हो जाएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुद भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये इसका एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रफ कर देते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। इसके अलावा सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, वो हम लोग डिटेल के साथ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया कि ये कुछ फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये वाले राइबोसोम्स, और कुछ क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स की। ठीक है, उसके बाद आता है कि हर राइबोसोम के किससे मिलके बना होता है, एक तो ये प्रोटीन्स, इसके अंदर इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन्स की, और आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कौन से हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब क्योंकि राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑर्गेनेली हमने देखे कि ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन
उनके पास वो वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड है ऑर्गेनेलीज और कौन सी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। यूकैरियोट्स में यूजुअली साइज होता है 80s का और प्रोकैरियोट्स में होता है 70s का, और लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट का साइज भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नहीं मैं आपको बता रही क्योंकि ये आपकी बुक में साइजेस नहीं बताए हुए, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया आपको, ठीक है। अब राइबोसोम्स के अगर फंक्शन देखें, राइबोसोम साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इसमें क्या होनी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर राइबोसोम्स की। और सपोज कि अगर, अब ज़रूरी तो नहीं है राइबोसोम्स हर टाइम प्रोटीन की सिंथेसिस करते रहेंगे, तो वरना तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। जब अगर ये वर्क नहीं कर रहे, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहे, उस वक्त क्या करते हैं, ये डिसअसेंबल कर लेते हैं, खुद को तोड़ लेते हैं, खुद को टू स्मॉलर सब यूनिट्स में तोड़ लेते हैं। ये अपना स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जाके एमआरएनए के में जाके बाउंड करते हैं, फिर ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होता है, फिर उसके बाद फर्दर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर उसके बाद जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये आप एफएससी में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, आप पूरा प्रोसीजर ये पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती तो ये अलग इनके सब यूनिट्स होते हैं। जब सिंथेसिस होती है तो फिर ये दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे जुड़ते हैं एमआरएनए के साथ, मैसेंजर आरएनए। इधर तो अभी हमने सिर्फ राइबोसोमल आरएनए की बात की है ना, जो न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहे हैं। इसके बाद एमआरएनए बनता है जिसने मैसेज लेके जाना होता है, फिर ट्रांसफर आरएनए और फिर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं और इनका साइज प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट्स का, दोनों का, ठीक है। मैं साइजेस अभी आपको नहीं बता रही क्योंकि आपकी बुक में प्रेजेंट लिखे नहीं हुए, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। सिर्फ आज हमने 2 ऑर्गेनेली स्टडी किए, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, उनके फंक्शंस देखे, और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये एमसीक्यूज भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।